Hello students. So students, you are most welcome as in today's class. And as in today's class, students, we are going to start the first chapter of the class 12 psychology, that is variations is in the psychological attributes. And this is the first part of the first chapter. Okay students. So students, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 की साइकोलॉजी वेरिएशंस इज इन द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा. सो प्लीज pay your attention on the every single line so that you can able to understand the question is in the step-by-step learning module. Okay students, so is in this chapter students, here I have taken the two big question for you. The first one is some domains of the psychological attributes, okay, and the second one is assessment method. So इस chapter में basically आपको ये दो big questions मिल रहे हैं students, जिसके अंदर आप सबको फोकस करना है इन दो बिग क्वेश्चन. मतलब पूरे इस सेशन में, आज के जो सेशन में आप फोकस करने वाले हैं क्या डोमेन्स हैं ओके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के, और असेसमेंट मतलब इसको समझने के मेथड्स क्या है. किसी के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को अगर समझना है, सो हियर लेट मी टेल यू स्टूडेंट व्हाट इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ द एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज, राइट. सो हम उसको एसेस कैसे कर सकते हैं. जैसे मान लेते हैं किसी पर्सन को आपने देखा, तो आपने उसकी किस क्वालिटीज को देख करके आपने उसको एसेस कैसे किया, राइट. सो हम इस चीज को समझेंगे यहाँ पर. ओके, सो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो जैसे ही चैप्टर आपका खत्म होगा, आप नीचे के फॉलोइंग जो गिवन पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है. सो सबसे पहला पॉइंट है आपके लिए, आप समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे द अंडरस्टैंड ऑफ द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑन विच पीपल differ from each other. So you will be able to understand what are the different psychological attributes, okay, on which people differ from each other. किस तरह से लोग एक दूसरे से differ होते हैं. Okay, the second one is learn about the different methods that are basically used to assess the psychological attributes. आप उन methods को सीख पाएंगे जिसके बेसिस पे हम लोग साइकोलॉजिकल बेसिकली एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हम लोग किसी पर्सन को एसेस करते हैं. जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन है, ओके, ए, दिस इज द पर्सन ए. सो इस पर्सन ए को आप कैसे एसेस कर पाएंगे, इसके साइकोलॉजिकल किन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे आप इसको एसेस करेंगे, मतलब समझेंगे कि ये इंटेलिजेंस है या पुअर है या किस क्वालिटी का ये पर्सन है. ओके, सो द थर्ड वन इज एक्सप्लेन व्हाट कंस्टिट्यूट्स इंटेलिजेंट बिहेवियर. आप इस चीज को समझ पाएंगे कि इंटेलिजेंस कैसे होता है पर्सन, उसके पास क्या बिहेवियर होते हैं, जो इंटेलिजेंस पर्सन होता है उसके बिहेवियर्स कैसे होते हैं, तो आप इस चीज को भी अच्छे से समझ पाएंगे. Okay, the fourth point is learn how psychologists assess intelligence to identify mentally challenged and gifted individuals. So that's very important instrument. So हमने देखा अपने सराउंडिंग में कुछ लोग होते हैं मेंटली चैलेंज्ड और उनके पास नेचर या अल्टीमेट जिसे हम गॉड कहते हैं, जो सुप्रीम पावर होती है, उन्हें क्या करती है, कुछ स्पेशल क्वालिटीज देती हैं. तो उस चीज को कई बार हम नॉर्मल पर्सन नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. तो हम लोग भी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ऐसी क्वालिटीज हमें भी बिल्ड करनी है कि जो लोग बेसिकली मेंटली चैलेंज होते हैं उनके अंदर कुछ गिफ्टेड क्वालिटीज होती है जो नेचर देते हैं. सो हम उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे. ओके, so also we'll be able to understand how intelligence has different meaning in different cultures. So that's very important again students. हम इस चीज को भी समझ पाएंगे कि इंटेलिजेंस का अलग अलग मीनिंग कैसे होता है अलग अलग कल्चर्स में, राइट. जैसे मैं कल्चर्स की बात ना करके अगर मैं आपके क्लास में बात करूं या आपके नेबरहुड में बात करूं, आपके सराउंडिंग में बात करूं, तो यहाँ पर लोगों का अलग अलग डेफिनेशन बन जाता है, राइट. जैसे कि अगर आप अपनी क्लास में बात करें, हो सकता है आप समझते हो इसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है वो इंटेलिजेंट है, राइट. या आप समझते हो जो बहुत अच्छी स्पीच दे सकता है, जो बच्चे से बात कर सकता है, वो इंटेलिजेंट है, राइट. या आपको लगता है जिसके अंदर बेसिक एटिक्यूट्स हैं, बेसिक मैनर्स है, वो इंटेलिजेंट है, राइट. या जो सिंगिंग, डांसिंग या ऐसे कामों को जो कर सकता है वो इंटेलिजेंट है. तो अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग सोसाइटी में इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के तरीके अलग अलग होते हैं. सो दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो विल बी स्टडिंग इज इन दिस चैप्टर these all points. Okay, so here the last point, understand the difference between the intelligence and aptitudes. और हम लोग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझ पाएंगे स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता, like doing something, the ability of doing something, मतलब किसी काम को करने की जो योग्यता होती है उसे हम कहते हैं एप्टीट्यूड. तो इस चीज को भी हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज
pay your attention is in the step-by-step learning module. So this is now the introduction part of the class 12 psychology of the same like class 12 psychology NCERT book. Okay, so here as you can see there are like 5 different friends and they look different. Okay, their outside appearance are very different from each other. Okay, so if you observe your friends, क्लासमेट्स और रिलेटिव्स, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को या रिलेटिव्स को, सो यू विल फाइंड हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, आपस में वो कैसे डिफर हैं. ओके, इज इन द मैनर दे परसीव, कैसे वो समझते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं, सोचते हैं. So that's very important. Okay, as also their performance on various tasks, और उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है उन अलग अलग टास्क के ऊपर. जैसे मान लेते हैं दिस गर्ल, लेट्स से हर नेम इज सोनी. सो सोनी की परफॉर्मेंस क्या है किसी टास्क को लेकर के, मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो सोनी का परफॉर्मेंस लेवल, और मान लेते हैं ही इज अमित, सो अमित का परफॉर्मेंस लेवल. ओके, और लेट्स से शी इज टीना, सो टीना का परफॉर्मेंस लेवल, ये कैसे आपस में डिफर करता है. और ऑफ कोर्स इन सब के जो परसीव करने के तरीके होंगे, लर्न करने के तरीके होंगे, और थिंक करने के तरीके, सोचने के तरीके होंगे, आपस में कितने डिफर करते हैं. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमें साइकोलॉजी में सीखने को मिलता है. ओके, सच इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी नोटिस्ड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, और ऐसे हमें डिफरेंसेस हर जगह मिलते हैं. आप कहीं दूर मत जाओ, अपने ही घर में आप देखो कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कितने एक दूसरे से डिफरेंट है, आपके जो सिबलिंग्स हैं वो कितने डिफरेंट है. राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंटली हमें इस चीज पे ऑब्जर्व करना चाहिए. Right, students? So here now we have further that people differ from one another is obvious. तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि लोग क्या होते हैं, डिफर होते हैं एक दूसरे से. और इस चीज को स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्लास 11th में कुछ पढ़ा भी है. सो इज इन द क्लास 11th यू हैव लर्न अबाउट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स. राइट, सो आपने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पढ़ा है दैट आर अप्लाई टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, जो अप्लाई करके हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं. Okay, but is in today's like session we'll also need to know how people differ, that brings about these differences. मतलब लोग कैसे डिफर होते हैं और क्या चीज उनको डिफर बनाती है, डिफर करती है. ओके, सच डिफरेंसेस कैन बी असेस्ड, और इससे डिफरेंसेस को हम बेसिकली हम कैसे एसेस कर सकते हैं, ऐसे डिफरेंसेस को हम लोग कैसे समझ सकते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने 3 आपको फ्रेंड्स बताए, यहाँ पर बेसिकली फ्रेंड्स तो 5 हैं. राइट, सो अभी हम लोग 3 पे फोकस कर रहे हैं. सो सोनी शी इज अ फ्रेंड ऑफ अमित एंड टीना. सो यहाँ पर ये आपस में कैसे डिफर है और इनके डिफर होने के पीछे इस चीज को हम कैसे असेस कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इन द साइकोलॉजी. ओके, सो दिस चैप्टर I will introduce you to some of the fundamentals of the individual differences. So इस चैप्टर में हम लोग कुछ fundamental differences के बारे में introduce करेंगे. Right? So one of the most popular psychological attributes, एक बहुत ही important psychological attributes होता है students, which has been interest to all psychologists, and that is of course this is not his, this is intelligence. तो वो क्या है, intelligence है. एक बहुत ही important attributes है जिस पर साइकोलॉजिस्ट लोग बहुत ज्यादा अटेंशन और फोकस किए हैं, वो क्या है, इंटेलिजेंस. अब इंटेलिजेंस क्या होता है इस चैप्टर में बहुत अच्छे इसको समझेंगे. सो पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, अडॉप्ट टू एनवायरमेंट, learn from experience, engage in the various forms of the reasoning and to overcome obstacles. So यहाँ पर इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि क्या होता है बेसिकली इंटेलिजेंस. सो पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑफ कोर्स, राइट, इन देयर एबिलिटी, लोग एक दूसरे की एबिलिटी से अपनी अपनी योग्यता से डिफर करते हैं. अंडरस्टैंड करने के तरीके अलग होते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज को, कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट आइडियाज को, और किसी भी एनवायरमेंट में अडाप्ट करने की जो एबिलिटीज होती हैं, अडाप्ट करने के जो तरीके होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं. जैसे मान लेते हैं आप एक सर्टेन एनवायरमेंट में रह रहे हो, अगर आपको उस एनवायरमेंट से ज्यादा नहीं, अगर मैं आपको आपका स्कूल अगर चेंज करने को बोलूँ, जैसे आप अलग स्कूल में जाते हैं, आपके अलग क्लास में आपकी अलग क्लास होती है. ओके, सो आपके अलग फ्रेंड्स होते हैं, तो वहां पर उस सर्टेन एनवायरमेंट में अडाप्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगता है. ओके, सो सबका अलग अलग टाइम रेट है. हो सकता है आप जाते ही बिल्कुल आप तुरंत ही उस सर्टेन एनवायरमेंट से एंगेज कर जाए या अपने आप को इन्वॉल्व कर दे, या हो सकता है आपको महीनों लग जाए, या हो सकता है आपको उससे भी ज्यादा समय लग जाए, या आप 2-3 दिन में ही आप एंगेज कर सको अपने आप को. उससे डिफर करता है अलग अलग पर्सन टू पर्सन. Okay, so that is basically the basic understanding under this intelligence will be studying is in the detailed manner, students. Okay, so is in this chapter you will study here these
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, तो आप सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि नेचर क्या है बेसिकली इंटेलिजेंस का, चेंजिंग डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, और जो इंटेलिजेंस की जो चेंजिंग डेफिनेशन है, जो बदल रही डेफिनेशन है, वो क्या है, कल्चरल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस की कल्चरल डिफरेंसेस क्या है, अलग अलग कल्चर्स में इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, अलग अलग तरीके से समझा जाता है, जो मैंने आपको बताया। ओके, so that's the next point. Now we have the range and the variations is in the individual competences of the people and the nature and the spatial abilities और attributes. So इस चैप्टर हम लोग ये भी समझेंगे कि क्या रेंजेस होती हैं अलग अलग इंडिविजुअल की, उनके अंदर वेरिएशंस किस तरह से हैं, कॉम्पिटेंसीज ऑफ द पीपल, लोगों के बीच में जो कॉम्पिटेंसीज आती है वो कैसे आती हैं, और इस चैप्टर हम लोग जानेंगे नेचर ऑफ स्पेशल एबिलिटीज, जो स्पेशल एबिलिटीज होती है, और एटीट्यूड्स जो आते हैं वो किस तरह से बनते हैं। ओके, so here student the first heading of the chapter, that's basically individual differences is in the human functioning. ओके, सो हम देखेंगे स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने जो डिफरेंसेस आपको दिखाया है इस पिक्चर में आप जो देख पा रहे हैं, सो दे आर लुकिंग बाय अपीयरेंस वाइज वेरी डिफरेंट। ओके, अगर इनको हम बाहर से देखें तो बहुत ही डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इनके आपस में बहुत ज्यादा मिलते हो, बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे ऑल आर डिफर, even then they are a very good friend of each other. Okay, so that's a very important point, so we must have to focus here now. Okay, so under this heading students we have given here individual variations are common within and across all species. So जो individual variations होता है हमारे ही सराउंडिंग में नहीं अपने को देखने को मिलता है, ये सभी के बीच में है, सभी स्पीसीज के अंदर है। आप किसी भी स्पीसीज में चले जाएं, हर जगह आपको कुछ ना कुछ वेरिएशंस तो मिलेगा। ओके, वो अपीयरेंस वाइज भी, और ऑफ कोर्स अगर हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करें तो वो भी दिखेगा। ओके, सो यहाँ पर कह रहे हैं कि वेरिएशंस ऐड कलर्स एंड ब्यूटी टू नेचर। अगर वेरिएशंस होता है तो क्या होता है, नेचर में ब्यूटी और कलर आता है। बिकॉज अगर आप खुद जरा सोच के देखिए कि अगर आपको बिल्कुल एक ही कलर, मैंने ये स्लाइड को अलग अलग कलर्स में क्यों रखा है, वाई वाई आई हैव मेड दिस स्लाइड इज इन द डिफरेंट कलर, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके, राइट। अगर इसको एक ही कलर में रखूं मैं, सो यू आर गोइंग टू फील लाइक फील बोर अबाउट इट, सो आप क्या करोगे, बोर अपने आप को फील करोगे। सो इसी वजह से हमारी जो नेचर है वो भी कैसी है, उसके अंदर वेरिएशंस बहुत देखने को मिलता है। हमारी नेचर खुद क्या है, वेरिएशन उसके अंदर देखने को मिलता है। ओके, सो फॉर मोमेंट थिंक ऑफ अ वर्ल्ड अराउंड यू वेयर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज ऑफ द सेम कलर। ओके, आप एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर सभी चीजें एक ही कलर की हो जाए, से रेड और ब्लू और ग्रीन, तो कैसा लगेगा, ये आपको नेचर कैसा लगेगा, ऑफ कोर्स बोरिंग लगेगा, राइट। सो हाउ वुड द वर्ल्ड अपीयर टू यू, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, आपको कैसा लगेगा, ऑफ कोर्स बोरिंग लगेगा। मेरे अकॉर्डिंग सर्टेनली नॉट अ ब्यूटीफुल वन, ऑफ कोर्स। सो ये भी बता रहे हैं वही सेम चीज। सो वुड यू प्रेफर टू लिव इन सच अ वर्ल्ड, क्या आप ऐसी जगह पर आप रहना पसंद करोगे? ओके, ऑफ कोर्स नॉट एट ऑल। ओके, बिल्कुल भी नहीं। इन ऑल लाइवलीहुड योर आंसर विल बी नो, राइट। सो आपका आंसर क्या होगा, नो ही होगा, ऑफ कोर्स। सो लाइक ऑब्जेक्ट्स पीपल, जिस तरह से ऑब्जेक्ट्स अपने हैं उसी तरह से पीपल टू प्रोसेस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स, इसी तरह से लोग भी क्या करते हैं, उनके अंदर डिफरेंट ट्रेड्स आते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब यहाँ पर लक्षण आप कह सकते हैं या क्वालिटीज कह सकते हैं जो उनके अंदर होते हैं, right students. Now we have here the variability is a fact of nature. So इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो वेरिएबिलिटी है सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं है, ये नेचर के अंदर है। ओके, एंड इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शंस, तो इंडिविजुअल्स कैसे दूर रह सकते हैं, एक्सेप्शन में कैसे जा सकते हैं टू दिस। ओके, दे वेरी इज इन द टर्म्स ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। सो जो इंडिविजुअल्स होते हैं, फिजिकल जो बाहर जो व्यू है अपीयरेंस वाइज है, उसके अकॉर्डिंग भी वो क्या होते हैं, वेरिएशन होता है, सच एज ए हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर एंड सो ऑन। बहुत तरह के ऐसे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। दे आल्सो along साइकोलॉजिकल डायमेंशंस, राइट। सो इसी तरह से साइकोलॉजिकल डायमेंशंस के अकॉर्डिंग अगर उसको देखा जाए तब भी वो क्या होते हैं, उनके अंदर बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। दे मे बी इंटेलिजेंट और डल, राइट। सो इंटेलिजेंस हो सकते हैं या डल हो सकते हैं, डोमिनेंट हो सकते हैं या सबमिसिव हो सकते हैं। डोमिनेंट का मतलब जो बहुत ही हावी होता है, जैसे मान लेते हैं कि अभी यहाँ पर आपको 3 फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है इनमें से कोई एक फ्रेंड बहुत ही डोमिनेंट हो, बहुत ही डोमिनेंट इन द सेंस हर जगह एक बहुत ही एक्सट्रोवर्ट टाइप से बिहेव करे, मीन टू से आउटगोइंग, टॉकटिव, इस तरह के कुछ बिहेवियर जो रखते हैं, दैट इज वी कॉल द डोमिनेंट। एंड सबमिसिव मतलब थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, थोड़ा सा सबमिसिव मतलब जो थोड़ा सा बैकवर्ड
फॉर्म में रहे, नॉट बैकवर्ड बेसिकली, हम बैकवर्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब जो कम बोलता हो या जो थोड़ा शांत रहता हो, जो थोड़ा शाई हो, सो ऐसे लोग क्या होते हैं, सबमिसिव होते हैं। ओके, एंड वी ऑल्सो हैव सी द क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव। सो आप कुछ लोग ऐसे आपको दिखाई देंगे जो क्रिएटिव होंगे, नॉन क्रिएटिव होंगे, आउट गोइंग और नॉन आउट गोइंग ऑफ कोर्स। ओके, दैट्स कॉल्ड विथड्रॉन ऑल्सो। ओके, सो एटसेट्रा। सो द लिस्ट ऑफ द वेरिएशंस कैन बी एंडलेस। तो इसकी जो लिस्ट होती है बहुत सारी आपको मिल जाएगी। ओके, सो डिफरेंट ट्रेड्स कैन एग्जिस्ट इज इन दी वेरिंग डिग्री इन एन इंडिविजुअल। सो ये जो ट्रेड्स है अलग अलग आपको एक अलग अलग डिग्रीज में दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि डिग्रीज सबकी सेम रहेगी, वो डिग्रीज भी अलग होती है। जैसे मान लेते हैं दिस पर्सन इज एक्सट्रोवर्ट, ओके, एंड दिस गर्ल इज ऑल्सो एक्सट्रोवर्ट। ओके, सो दोनों ही एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन दोनों की डिग्रीज क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इन दिस सेंस ईच वन ऑफ अस इज यूनिक। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर एक पर्सन क्या है, यूनिक है। जिस तरह से अपीयरेंस वाइज यहाँ पर 5 फ्रेंड्स आपस में यूनिक आपको दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह से हम लोग जो इंटरनल क्वालिटीज होती हैं, जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग क्या होते हैं, काफी यूनिक होते हैं। एज शी और ही लाइक एग्जाम्प्लीफाइज अ टिपिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ट्रेड्स। अब इस तरह से हम एग्जाम्प्लीफाई कर सकते हैं टिपिकल कॉम्बिनेशन, अलग अलग ट्रेड्स का हम लोग कॉम्बिनेशन है। ओके, द क्वेश्चन हियर which you may like to pose is how and why people differ, like right, this in fact the subject matter of the study। तो ये basically subject matter of the study है जिसे हम individual differences के अंदर में पढ़ेंगे। okay, so here for psychologist individual differences refers to distinctiveness and variations among the people's characteristic and behavior patterns। सो यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट के लिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो रेफर करते हैं कि अलग अलग पर्सन में उसके अंदर क्या डिस्टिंक्टिवनेस है, मतलब क्या उसके अंदर यूनिकनेस है। ओके, उसके अंदर क्या ऐसी एक यूनिक क्वालिटी है। एंड द वेरिएशंस अमंग द पीपल, लोगों के बीच में क्या वेरिएशंस है, उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक या उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, एंड द बिहेवियर पैटर्न्स कैसा है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके सराउंडिंग में अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपके पेरेंट्स हैं, राइट, सो सबके जो बिहेवियर जो पैटर्न्स होंगे डेफिनेटली थोड़े क्या होंगे, आपस में अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हमें इस चीज को समझना। ओके, सो व्हाइल मेनी साइकोलॉजिस्ट बिलीव, कुछ साइकोलॉजिस्ट सब बिलीव करते हैं दैट आवर बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पर्सनल ट्रेड्स। हमारे जो बिहेवियर होते हैं ना, बेसिकली हमारे पर्सनल ट्रेड से इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके, जो हमारे खुद के लक्षण जो होते हैं उन्हीं से बेसिकली वो निकल के आते हैं, राइट। सम अदर होल्ड द व्यू, और कुछ ऐसे मतलब व्यू रखते हैं दैट आवर बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय सिचुएशनल फैक्टर्स। ओके, सो कुछ ऐसा मानते हैं कि जो हमारे बिहेवियर होते हैं, हम जैसे सिचुएशंस में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। तो इनमें से कौन सी बात करेक्ट है, इस चीज को हमें एसेस करना है, हमें इस चीज को समझना है। So this later view is known as situationism, right? इसको बाद में बोला गया situationism। So situationism basically क्या होता है, जिसे कहा गया situational factors को situationism कहा गया। So situationism का मतलब होता है, इसे मान लेते हैं कि अभी आप अपने फैमिली में हो, अपने घर में हो, तो आपका बिहेवियर बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप फैमिली से बाहर अपने स्कूल में जाते हो, सो स्कूल में सेम पर्सन है, लेकिन उसका बिहेवियर वहां बदल गया। अगर यही सेम पर्सन अगर आता है किसी सर्टेन फंक्शन में, पार्टी में, तो सेम पर्सन का बिहेवियर अलग हो जाता है। यही पर्सन अगर अपने ऑफिस में जाता है जॉब करने के लिए, तो सेम पर्सन का बिहेवियर अलग हो जाता है, राइट। सो सेम पर्सन के बिहेवियर हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये बेसिकली होता है सिचुएशनिज्म, राइट। सो दैट्स वी कॉल द सिचुएशन बेस्ड, that's we also call situational factors, okay, so which state that situations and circumstances in which one is placed influence one's behavior। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सिचुएशन में या किसी सर्कमस्टांस में जब किसी को प्लेस किया जाता है तो उसके बिहेवियर बहुत ही अलग हो जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे सेलिब्रिटीज हमें देखने को मिलते हैं, बॉलीवुड में बात करें अगर हम, तो ठीक है। अब बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जब जरा आप इन पे फोकस कीजिए कि इनके बिहेवियर कितने ऑड होते हैं, जब ये बाहर निकलते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन क्या जनरली ऐसे होते हैं ये लोग, ऑफ कोर्स नहीं। और तो हर बार ये क्या हर टाइम क्या करते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं, दैट्स नॉट फेयर, राइट। सो उसी तरह से जिस तरह से ये बॉलीवुड वाले एक्टिंग करते हैं, उसी तरह से थोड़ा बहुत हम भी एक्टिंग कर लेते हैं, बिकॉज हम भी कुछ इसी तरह से बिहेव करते हैं। ओके, सो अ पर्सन हु इज जनरली एग्रेसिव may behave in a submissive manner
in presence of her or his top boss. ओके, जैसे कोई पर्सन बहुत एग्रेसिव है तो हो सकता है बहुत ही सबमिसिव मैनर से बिहेव करे जब उसका बॉस उसके सामने हो। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ऐसे मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आप कोई फैमिली में, किसी फैमिली का एग्जांपल अगर हम ले, अगर फैमिली में अगर पेरेंट्स में अगर फादर अगर डोमिनेंट है, ओके राइट, अगर फादर अगर क्या है डोमिनेंट है, तो फादर के सामने जो बच्चा जो होगा उनका, वो क्या करेगा, अलग बिहेव करेगा, और मदर के सामने अलग बिहेव करेगा। सो इस चीज को आप अपनी फैमिली में भी इजिली देख सकते हो। समटाइम्स द सिचुएशनल इन्फ्लुएंस आर सो पावरफुल, और कई बार इतने पावरफुल होते हैं दैट इन इंडिविजुअल्स विद डिफरिंग पर्सनालिटी, कि जो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो पर्सनालिटी है वो डिफर करती है, ट्रेड्स रिस्पॉन्ड टू देम इन ऑलमोस्ट द सेम वेज। ओके, तो बेसिकली वो लोग क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम तरीके से वो लोग बिहेव करने की कोशिश करते हैं। मतलब कुछ चीजें यहाँ पर आपको फोकस करने वाली होगी स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्सन है, यहाँ पर पीछे मैंने एग्जांपल दिया था, एक सर्टेन पर्सन है, एक ही पर्सन अलग अलग जब जाता है, एक बेसिकली किसी ऑफिस में गया, राइट, या जो है स्कूल में जाता है जब, या जो है किसी फंक्शन में जाता है, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि समटाइम्स द सिचुएशनल इन्फ्लुएंस आर सो पावरफुल दैट इंडिविजुअल विद डिफरिंग पर्सनालिटी, ओके, ट्रेड्स रिस्पॉन्ड टू देम इन ऑलमोस्ट सेम मैनर। तो उसके कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। सो उसके जो कुछ ट्रेड्स जो होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड दी पर्सनालिटी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी बोलते हैं। सो यहां पर उन्होंने बताया कि द सिचुएनिस्ट, ओके, पर्सपेक्टिव व्यूज ह्यूमन बिहेवियर एज रिजल्टिंग फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। तो इन्होंने बताया कि फर्दर जो सिचुएनिस्ट होते हैं उनका पर्सपेक्टिव व्यू ऐसा है स्टूडेंट्स की, जो ह्यूमन बिहेवियर होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, एक रिजल्टिंग फ्रॉम होता है इंटरेक्शन एंड एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स को मिला करके। मतलब वो दोनों ही चीजें हैं कि किस तरह से आपका एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स रिलेट करके एक सर्टेन पर्सपेक्टिव बनता है एक पर्सनालिटी का। ओके, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज द असेसमेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। सो हम देखेंगे कि अब असेसमेंट मतलब किसी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को बेसिकली हम लोग एसेस कैसे कर सकते हैं, राइट। सो द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर इन्वॉल्व्ड इन very simple phenomena like in time taken to react a stimulus, that is reaction time, and also in high global concept like happiness. Okay, so यहाँ पर अगर हम लोग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे, ये इन्वॉल्व करेगा स्टूडेंट वेरी सिंपल फिनोमेना में। जैसे कि आपका हो सकता है टाइम टेकन टू रिएक्ट अ स्टिमुलस। मान लेते हैं कोई एक स्टिमुलस है, आप कितनी कुछ भी स्टिमुलस हो सकता है वो, राइट, हो सकता है आपके बॉस का कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, या आपका हो सकता है कि बेसिकली आपको किसी पार्टी या फंक्शन को अटेंड करना है, या कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, कोई टास्क आपको नया लेना है। तो उस सर्टेन स्टिमुलस में, स्टिमुलस का मतलब यहाँ पर हो गया कि कोई एक मतलब आपको सर्टेन जब रिएक्शन मिल रहा है, कोई काम आपको मिल रहा है, ओके, उसको लेके आप कितना एक्टिव हो, कितना आप टाइम रिएक्टिव हो, ऐसा आप कह सकते हैं। सो द रिएक्शन टाइम, तो आपका रिएक्शन टाइम क्या होता है, एंड ऑल्सो द हाईली ग्लोबल कंसेप्ट लाइक हैप्पीनेस। ओके, सो साथ ही साथ एक हैप्पीनेस जो लेवल है वो किस तरह से काम कर रहा है। ओके, सो इट इज डिफिकल्ट टू काउंट एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। कह रहे हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट है काउंट करना कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स तो बहुत सारे हैं, ओके, दैट कैन बी एसेस्ड, जिसको हम एसेस कर सकते हैं। मतलब किसी पर्सन के अगर आप साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को देखो, सो उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें आपको दिखाई देंगी जो बहुत डिफिकल्ट है काउंट करना। ओके, सो यहाँ पर लेकिन हम फिर भी कुछ पे फोकस करेंगे। सो असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। सो ये कह रहे हैं कि जो असेसमेंट होता है एक पहला स्टेप होता है किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए, राइट। सो असेसमेंट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। सो जिस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी सर्टेन गुड सर्टेन स्टफ को लेना है तो उसका मेजरिंग क्वालिटीज होती है, मेजरिंग कुछ यूनिट्स होती हैं। जैसे अगर हमें कुछ अगर वेट में कुछ लेके आना हो उसको केजी में लेके हम लोग आते हैं, राइट। कुछ अगर हमें सर्टेन क्लोथ वगैरह लेना हो या कुछ हमें लेंथ में लेना हो उसको मीटर में हम लोग मेजर करते हैं। ओके, हम लोग ग्राम में एंड फर्दर जो है लीटर में मेजर करते हैं फ्लूइड्स को। सो उसी तरह से हमारी जो क्वालिटीज होती है उसको एसेस करने के लिए हम लोग सर्टेन मेजरमेंट टूल्स बनाते हैं। सो यहाँ पर वही बता रहे हैं ये इंडिविजुअल्स एंड देयर इवोल्यूशन
often using multiple methods is in the terms of the certain standard of the comparison. ओके, तो ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स अक्सर क्या अलग अलग मेथड्स को हमेशा कंपैरिजन बेसिस पे यूज करके आए हैं. सो any attribute will be said to exist in a person only if it can be measured by using scientific procedure. So कह रहे हैं कि कोई भी एक एट्रीब्यूट है अगर किसी पर्सन के अंदर अगर वो अवेलेबल है तो उसको हम कैसे कहेंगे कि उसके अंदर अवेलेबल है, तो उसके लिए कुछ साइंटिफिक प्रोसीजर का हम लोग यूज करेंगे और उसके बेसिस हम लोग बोलेंगे कि उसके अंदर एक सर्टेन पर्सन के अंदर सर्टेन एट्रीब्यूट्स हैं. ओके, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल के बारे में हम लेके बात करें स्टूडेंट्स, व्हेन वी से हैरिश इज डोमिनेंट, अगर मैं कहता हूं कि हैरिश क्या है, डोमिनेंट है. लेट्स से ही इज हैरिश, मान लेते हैं कि हैरिश है. अगर मैंने बोला कि ये कैसा है, डोमिनेंट है, तो क्या हमने सही बोला है? इसके बारे में जिसको देख के हमने बोला, इसका फिजिकल अपीयरेंस हमने देख के बोला ये बहुत ही डोमिनेंट है. वी आर रेफरिंग टू द डिग्री ऑफ द डोमिनेंस इज इन हैरिस. इसका मतलब हम लोग क्या है, उसकी डिग्री ऑफ रेफरेंस को बता रहे हैं क्या? ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन आवर ओन असेसमेंट. ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं ये अपने क्या होते हैं, खुद के असेसमेंट होते हैं. जैसे मान लेते हैं किसी पर्सन को आपने देखा, ओके, सो आपने उसको देख के ही कुछ ऑब्जर्व कर लिया, कुछ आपने खुद ही डिसीजन ले लिया, नहीं ये बंदा ऐसा दिख रहा है तो ऐसा होगा. ओके, सो ऑफ द डोमिनेंस इज इन द हिम, सो उसका जो डोमिनेंस कैरेक्टरिस्टिक है आपको जो दिखाई दे रहा है, क्या वो वैसे ही है, इस चीज को हमें पता करना होगा. सो आवर असेसमेंट मे बी इनफॉर्मल और फॉर्मल. तो हमारा जो असेसमेंट हो सकता है वो आपका फॉर्मल हो सकता है या इनफॉर्मल हो सकता है. तो यहाँ पर फॉर्मल असेसमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, द फॉर्मल असेसमेंट इज द ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. जब हम बात करते हैं फॉर्मल असेसमेंट की, तो उसका क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड होता है वो और ऑर्गेनाइज्ड होता है. मतलब किसी भी अगर आप पर्सन को अगर आप डोमिनेंट कह रहे हो तो आपको उसके डोमिनेंट कहने के पीछे क्या होगा, कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड आपने कुछ पैरामीटर सेट किया होगा, उसके बेसिस पे आप बोलेंगे, कुछ ऑर्गेनाइज तरीका होगा. लेकिन जस्ट आप ऐसे नहीं बोल देंगे. तो वही सेम बात आपको समझाने का एफर्ट किया जा रहा है स्टूडेंट्स की. ऑन द अदर हैंड जो इनफॉर्मल होता है असेसमेंट वेरीज फ्रॉम केस टू केस. तो ये डिपेंड करता है अलग अलग पर्सन टू पर्सन. जो फॉर्मल होता है एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है, एक फिक्स्ड पैटर्न होता है. ओके, और जो इनफॉर्मल होता है वो क्या होता है, जिगजैग होता है, अलग अलग पर्सन का अलग अलग होता है. जैसे कि फॉर्मल का मतलब ये कि स्टैंडर्ड रूल बना दिया गया कि अगर ये बेसिक क्वालिटी अगर दिखती है तो आप किसी पर्सन को डोमिनेंट बोल सकते हो. और इनफॉर्मल का मतलब जस्ट आप अपने पर्सपेक्टिव, अपने व्यू पॉइंट से आप कह रहे हो. अब सबका पर्सपेक्टिव तो अलग अलग होता है, राइट? सो किसी ने इस पर्सन को देखा उसको डोमिनेंस लगा, किसी को लगा नहीं यार बहुत ही काम है पर्सन ये, है ना, बहुत ही क्या कहते हैं एक्सट्रोवर्ट टाइप का पर्सन है ये. ओके, सो मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. सो पर्सन किस तरह से उसको एसेस करता है. ओके, सो एंड फ्रॉम वन एसेसर टू अनदर, वही ये बात बता रहे हैं कि ये डिपेंड करता है वन एसेसर टू अनदर एंड देयरफॉर इज ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, राइट? तो ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, ये बहुत अंदर की बात है जिसे हम सब्जेक्टिफाई करेंगे, इसको इंटरप्रेट करते हैं. साइकोलॉजिस्ट आर ट्रेन्ड इन मेकिंग फॉर्मल असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है किस तरह से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को बेसिकली एसेस किया जाए एक फॉर्मल तरीके से. ओके, सो वंस असेसमेंट इज डन, और जैसे ही असेसमेंट हो जाता है, वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू प्रेडिक्ट हाउ हैरिस विल प्रोबेबली बिहेव इन फ्यूचर. और जैसे ही आपका असेसमेंट पूरा हो जाता है स्टूडेंट्स, तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में क्या कर सकते हो, आप फ्यूचर में प्रिडिक्शन ले सकते हो, बता सकते हो, उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हो कि ये पर्सन फ्यूचर में कुछ इसी तरह से बिहेव करेगा. ओके, बिकॉज आपका अब असेसमेंट फिक्स हो चुका है. ओके, सो वी मे प्रिडिक्ट दैट हैरिस, ओके, फर्दर हम हैरिस के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं इफ गिवन अ चांस टू लीड अ टीम. जैसे मान लेते हैं हैरिस को अगर हमने एक टीम दे दिया और हमने इसका जो कैरेक्टर था हमने बोला था ये डोमिनेंट है. अगर ये डोमिनेंट हमें दिखा और इसको हमने कोई टीम दिया, फर्दर इसको हमने अगर इसके इसके हमने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को एसेस किया और इसको हमने एक टीम अगर दे दिया, तो इस टीम को एक डोमिनेंट तरीके से क्या हैंडल कर रहा है या इनडोमिनेंट तरीके से डिपेंड करता है. अगर हमारा असेसमेंट सही है तो डेफिनेटली डोमिनेंट तरीके से इस टीम को हैंडल कर रहा होगा. ओके, सो विल मोस्ट लाइकली टू बी अथॉरिटेरियन लीडर. तो क्या होगा, बिल्कुल उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज हमें दिखेगी जो कि अथॉरिटेरियन होगी. ओके, सो इफ द प्रेडिक्टेड कंसीक्वेंस इज नॉट व्हाट वी वांट, अगर मान लेते हैं जो हमने प्रेडिक्शन किया है उसके जो कंसीक्वेंस है, जो रिजल्ट है, अगर वो नहीं मिल रहे हैं, सो वी मे वांट टू इंटरवीन द इफेक्ट अ चेंज इज इन द हैरिस बिहेवियर. तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ चेंज हम उसके अंदर देख रहे हैं, हम उसको इंटरवीन कर रहे हैं. बेसिकली जो हैरिस का बिहेवियर है उसको हम शायद उसके एट्रीब्यूट्स को नहीं अच्छे से अभी पहचान पाए हैं. द एट्रीब्यूट्स
chosen for assessment depends upon our purpose. So यहाँ पर जो attributes होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है, उस पर्पस किस पर्पस के लिए हम किसी पर्सन के एट्रीब्यूट्स को हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं या एसेस कर रहे हैं, राइट. सो इन ऑर्डर टू हेल्प अ वीक स्टूडेंट, से मान लेते हैं कोई अगर एक वीक स्टूडेंट अगर उसकी हमें हेल्प करनी है तो सबसे पहले उसका जो भी परफॉर्मेंस लेवल है, राइट, तो किसी एग्जामिनेशन में उसका जो भी परफॉर्मेंस लेवल है तो उसको अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसको एसेस करना होगा, उस बच्चे को हमें समझना होगा, राइट. सो वी में एसेस हर और हिज इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझना होगा, उसके बेसिस पे हम उसको फर्दर जो है रिकमेंडेशन या उसको गाइड या उसको फर्दर लीड कर रहे होंगे. ओके, सो इफ ए पर्सन फेल्स टू एडजस्ट विद मेंबर्स ऑफ हर और हिज फैमिली, जैसे मान लेते कोई एक पर्सन है वो अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ या नेबरहुड के साथ में मैनेज उसको करना, एडजस्ट करना नहीं आता, तो उसको भी अगर हमें समझना है तो सबसे पहले उसके हम लोग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को हम एसेस करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग उसे फर्दर समझेंगे स्टूडेंट्स, राइट. सो वी मे कंसीडर एसेसिंग हर और हिज पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक. तो हम क्या करेंगे, उसकी पर्सनालिटी या उसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को एसेस करेंगे, राइट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर ए पुअरली मोटिवेटेड पर्सन, से मान लेते हैं कोई एक पर्सन है जो पुअरली मोटिवेटेड है, वी मे एसेस हर और हिज इंटरेस्ट, ओके, एंड परफॉर्मेंस. तो हम उसके इंटरेस्ट एंड परफॉर्मेंस को भी देखते हैं कि किस तरह से वो काम कर रहा है. सो साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स. और साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर बेसिकली टेस्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिसके बेसिस पे टेस्ट किया जाता है एंड इवेल्युएट किया जाता है उनकी एबिलिटीज को, बिहेवियर्स को एंड पर्सनल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स. जो भी उस पर्सन की पर्सनल क्वालिटीज होगी एंड बिहेवियर्स होंगे उसको क्या किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा. Okay, students, so that's the first heading. So now we have the next heading, that's we call the some domain of the psychological attributes. So कुछ डोमेन्स होते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के, तो उससे हम यहाँ पर देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राइट. सो दिस इज द सेकंड हेडिंग एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू यू, सो प्लीज पे योर अटेंशन. साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर नॉट लीनियर. सो सबसे पहली बात अगर हम देखें स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल जो एट्रीब्यूट्स होता है ये लीनियर नहीं होता है और यूनिडायमेंशनल, मतलब इसकी डायरेक्शन जो एक ही ऐसे नहीं होगी. दे आर कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड एक्सप्रेस्ड इज इन द टर्म्स ऑफ द डायमेंशंस. ओके, और इसको हम डायमेंशंस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. जिस तरह से लाइन होती है ना, सो ये कह रहे हैं कि अ लाइन इज अ मर्ज ऑफ एग्रीगेट ऑफ मेनी पॉइंट्स. लाइन क्या होती है, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के ऐसे बनती है, राइट. लेकिन हमारा जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है ऐसा नहीं है. ओके, सो बट थिंक ऑफ ए बॉक्स. लेकिन आप एक बॉक्स के बारे में सोचिए, इट ऑक्युपाइज स्पेस. जैसे आप एक बॉक्स अगर लें तो जब बॉक्स के बारे में आप सोचेंगे तो ये क्या होगा, स्पेस में इसके अलग अलग डायमेंशंस के पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है. ओके, सो अलग अलग इसकी डायमेंशंस है, इट हैज अ लेंथ, विड्थ एंड हाइट. सिमिलर इज द केस विद साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. इसी तरह से साइकोलॉजिकल जो एट्रीब्यूट्स होता है उसका एक डायमेंशन नहीं होता है, उसके पास वेरियस डायमेंशन होते हैं. दे आर यूजुअली मल्टी डायमेंशनल. इफ यू वांट टू हैव अ कंप्लीट असेसमेंट ऑफ ए पर्सन, अगर आप किसी एक पर्सन का कंप्लीट असेसमेंट करना चाहते हो, सो यू विल नीड टू असेस how she or he functions is in various domains. So आपको ये जानने की जरूरत है कि अलग अलग डोमेन्स में बेसिकली वो कैसे फंक्शन करता है. जैसे मान लेते हैं आप इसी स्टूडेंट्स का अगर आप साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को आपको समझना है तो इसके अलग अलग बेसिकली एरियाज में आपको जाना होगा, देखना होगा किस तरह से परसीव करती है, थिंक करती है, या इसके जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है किस तरह से डिफर करते हैं अलग अलग कंडीशंस में. ओके, सो एरियाज सच एज कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल. तो उसका कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल किस तरह से डिफर करता है एक दूसरे से, राइट. सो कॉग्निटिव मीन टू से व्हिच इज लाइक involved is in this certain kind of like thinking process. Okay, जिसके अंदर कुछ thinking process आपका involve करता है, perceiving process आपका involve करता है. Emotional, that's totally like inner feeling, that's related to feeling of course. Social का मतलब आप कितने social हो, आप social में जाते हैं तो कितना ज़्यादा अपने आप को उस social से आप connect कर पाते हैं. ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स एट्रीब्यूट्स का बेसिक यहाँ पर मीनिंग आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज या वर्च्यू भी कह सकते हैं इसको हम. सो दैट्स वी कॉल द वर्च्यू, दैट्स अगेन द मीनिंग हियर द क्वालिटी. ओके, सो वी विल डिस्कस इज इन दिस चैप्टर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स दैट आर of interest of the psychologist. Okay, so these attributes are categorized on the basis of the varieties of the test used is in the psychological lecture. So उसको हम यहाँ पर देखेंगे.
तो सबसे पहला आपका है स्टूडेंट्स इसके अंदर, दैट्स वी कॉल द इंटेलिजेंस. ओके, सो व्हाट इज कॉल्ड द इंटेलिजेंस बेसिकली? Okay, so intelligence is the global capacity, okay, to understand the world, think rationally, and use available resources effectively when like faced with the challenges. So बहुत ही important है स्टूडेंट, इंटेलिजेंस क्या होता है? ग्लोबल कैपेसिटी होता है, राइट? तो अलग अलग पर्सन का अलग अलग तरह से एक इंटेलिजेंस लेवल होता है. सो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ग्लोबल कैपेसिटी है किसी भी चीज को या पूरे वर्ल्ड को समझने के लिए. थिंक रैशनली, रैशनली का मतलब होता है किसी चीज को जो हम समझदारी से उसको थोड़ा सा उसके अंदर हम लोग क्या होते हैं अपनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करते हैं, दैट्स वी कॉल द रैशनल. सो हम रैशनली जब किसी को समझते हैं, यूज अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके साथ अगर हम इफेक्टिवली अगर काम करते हैं, सो दैट्स वी कॉल द रैशनल. ओके, एंड फेस्ड चैलेंज, हम लोग चैलेंजेस को फेस करते हैं तो किस तरह से हम लोग अपना बेसिकली फोकस करते हैं किसी सर्टेन थिंग्स को. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इंटेलिजेंस टेस्ट प्रोवाइड अ ग्लोबल मेजर. सो इंटेलिजेंस को टेस्ट होता है वो ग्लोबल मेजर को प्रोवाइड करता है ऑफ पर्संस जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, ओके, इंक्लूडिंग दैट एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम स्कूलिंग. मतलब आप स्कूलिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी एबिलिटी क्या है उससे प्रॉफिट लेने की. Generally, students are having how intelligence are not likely to do so well in school related examination. Okay, so ये कह रहे हैं स्टूडेंट जनरली बेसिकली स्टूडेंट्स हैविंग लो इंटेलिजेंस, मतलब जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इंटेलिजेंस लो होता है स्कूल्स के अंदर, ऐसा इनका कहने का मीन है, आर नॉट लाइकली टू डू सो एज इन द वेल एज इन द स्कूल रिलेटेड एग्जामिनेशन. ऑफ कोर्स वो स्कूल में अच्छा नहीं कर पाते, बट देयर सक्सेस इज नॉट बट their success in life is not associated only with their intelligence टेस्ट स्कोर्स. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, सो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जैसे कि अगर कोई एक बच्चा है जो स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उसके बेसिस पे अगर उसको हम बता दें कि नहीं फ्यूचर में या अपने रियल लाइफ में, अपने लाइफ में बेसिकली वो उसी रेट में, बिकॉज उसके स्कोर्स अच्छे नहीं आए हैं, इसकी वजह से बेसिकली वो क्या करेगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, तो ये बात बिल्कुल भी फैक्ट नहीं होगी, बिकॉज ये दोनों ही बातें अलग अलग है. अगर आपके स्कोर्स नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है रियल लाइफ में सक्सेस आपको नहीं मिलेगी. दो अलग एस्पेक्ट हैं. ऑफ कोर्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन दोनों के अलग एस्पेक्ट हैं स्टूडेंट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं. सो इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आपके मार्क्स आ जाए सो आप इंटेलिजेंस हो. मैं ऐसा कभी नहीं मानता कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो वही इंटेलिजेंट होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं. जिसके 43 या 45% का जो बच्चा है वो भी इंटेलिजेंस हो सकता है. ओके, सो दैट्स टोटली डिपेंड द एस्पेक्ट, the kind of like attributes you are looking for is in the intelligence. Okay, so that's very important point. Okay, जैसा कि आप अपने सराउंडिंग में देख भी पाएंगे, हम बिल गेट्स के बारे में बात करें या मार्क जुकरबर्ग के बारे में बात करें तो ये लोग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, स्कूलिंग इनका जो रहा, इनका जो कॉलेज ड्रॉप आउट सभी हैं ये लोग हैं, और ये लोग बहुत अच्छा अपने लाइफ में किए हैं, ठीक है, और अभी भी कर रहे हैं ऑफकोर्स. ओके, so now we have the next, that is called the aptitude. So aptitude का बेसिक मतलब होता है योग्यता, that's ability to do something. और जो ability होती है वो किसी भी तरह से होती है, ऐसा नहीं कि ability of certain subject में ही आप टॉपर रहें बस. Okay, so this refers to an individual's underlying potential or acquiring skills. मतलब आपको आपके अंदर क्या एक ability है, क्या योग्यता है किसी एक स्किल्स को अक्वायर करने की. So aptitude tests are used to predict what an individual will be able to do if given proper environment and training. So that's very important, right? So aptitude test ये determine करता है कि किसी एक person को अगर हम उसको environment या उसको proper training दे तो basically क्या कर सकता है, right? So that's very important. So a person with a high mechanical aptitude, अगर किसी person का mechanical aptitude ज़्यादा है, can profit from appropriate training and can do as well as an engineer. So अगर उसको हम mechanically अगर उसका aptitude अच्छा है तो वो इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा कर सकता है. सिमिलरली अ पर्सन हैविंग हाई लैंग्वेज एप्टीट्यूड, अगर किसी पर्सन का लैंग्वेज एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सो उसके बेसिस हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अगर उसको ट्रेन करते हैं तो एक अच्छा राइटर बन सकता है, स्पीकर बन सकता है. ओके, सो इस तरह से एप्टीट्यूड डिटरमाइन करता है. इंटरेस्ट, अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट? सो इंटरेस्ट इज एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस, ओके, फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर्स. सो जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की, सो अलग अलग देखो, कुछ तो आपके होते हैं स्टूडेंट्स जनरल इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सेकंड होते हैं जनरल इंटरेस्ट, राइट? सो आपके जो जनरल होते हैं वो सभी के कॉमन होते हैं लगभग, राइट? लेकिन जो इंडिविजुअल होते हैं कुछ स्पेशल होते हैं. जैसे हो सकता है आपका इंटरेस्ट बहुत है
कंप्यूटर में। ओके, अगर आपका कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको लैंग्वेज में आपको कमांड लेनी है या आपका बहुत इंटरेस्ट उसके अंदर है, सो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों से थोड़ा डिफर करेंगे। सो ये भी डिटरमाइन करता है, ये भी एक डिफरेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है। ओके, सो असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स may help to decide what subject or courses they can pursue comfortably and with pleasure of course. ओके, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, सो डेफिनेटली आपके इस इंटरेस्ट के बेसिस पे हम आपको एसेस कर सकते हैं कि आप फ्यूचर में जाके साइकोलॉजी में फर्दर कुछ बड़ा कर सकते हैं। ओके, कुछ फर्दर मतलब अपनी कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए या खुद के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो दैट्स टोटली डिपेंड on your interest level as well. Okay, so knowledge of interest helps us is in making choice that promote life satisfaction and performance on jobs. Of course, so जो आपका knowledge of interest होता है वो भी आपका determine करता है कि आपका performance level कैसा होगा आपकी job में. Now we have the next one that's we call the personality. So personality refers to the relatively enduring characteristic. Enduring का मतलब जो चीज आपके साथ स्थिर रहे, that's we call the personality. ओके, सो आपके अंदर सारी चीजें हैं लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ एक ऐसी सर्टन पर्सनालिटी है, जैसे मैंने यहाँ जो पिक्चर प्रोवाइड कर रखा है, अब ये बहुत ही कैसी है, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, बहुत डिटरमाइन है ना, तो या बहुत ही क्या कहते हैं फनी टाइप की है, तो ये बेसिक जो है अपने अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, राइट, दैट्स नॉट चेंजिंग। ओके, सो ये वही बात आपको समझा रहे हैं कि रेफर टू रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो आपके साथ रहे कुछ दिन तक, कुछ समय तक बनी रहे वो, दैट्स वी कॉल द पर्सनालिटी। ऑफ कोर्स पर्सनालिटी हम अपनी बदल सकते हैं डेफिनेटली, ओके, लेकिन वो एंड्योर रहती है, कुछ समय तक आपके अंदर बनी रहती है, सो दैट्स वी कॉल द पर्सनालिटी। ओके, सो हियर एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन दैट मेक हर और हिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों से अलग बनाती है उसे। सो पर्सनालिटी टेस्ट ट्राई टू एसेस एंड इंडिविजुअल्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, जो पर्सनालिटी का टेस्ट होता है उसके बेसिस पे किसी भी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग समझ सकते हैं। दैट इज here we have the example whether one is dominant or submissive, कोई person extrovert है या introvert, outgoing है या withdrawn है, moody है या emotionally stable है, okay, etc etc. Personality assessment help us to explain an individual's behavior and predict how he or she right will behave in future, और उसके बेसिस पे हम लोग उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कैसे वो फ्यूचर में बिहेव करेगा। Okay students, now we have the next one that's again very important, that's we call the values. So values are enduring beliefs. So values क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ आपकी enduring beliefs होती है, जैसे आपका अगर बिलीफ सिस्टम जहां बना हुआ है ना स्टूडेंट्स, so बिलीफ बहुत बड़ी चीज है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है जहां सेट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उसी वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप काम करते हो, राइट। और ये टोटली क्या होता है, एंड्योरिंग बिलीफ होता है, जो आपके बचपन से आपके अंदर कुछ बिलीफ सिस्टम बनाया जाता है। तो आपने देखा होगा अलग अलग जो धर्म के लोग होते हैं, अलग अलग जो रिलीजन्स के लोग होते हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर क्या होता है कि एंड्योरिंग बिलीफ होती है, राइट। इसी वजह से तो उनके अंदर अगर समझ अगर नहीं होती, यही तो रीजन है कि हमारे सोसाइटी में जो डिस्प्यूट हो जाता है हमारे अलग अलग जो रिलीजन को लेकर के, बेसिकली वो क्यों ऐसा होता है, बिकॉज उनको एक एंड्योरिंग बिलीफ उनके अंदर होती है, उनको लगता है कि नहीं जो उनकी जो रिलीजन है वही सबसे अच्छे हैं, राइट। तो वो क्या है, वो बेसिकली एक बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया होता है। लेकिन जबकि अगर हम कॉमनली देखें उस चीज को स्टडी करें, सो ऑल आर लाइक इक्वल, सभी क्या है, सभी का अल्टीमेट गोल क्या है, इक्वल है। सो उसी चीज को आप यहाँ लेके समझ सकते हो। तो वैल्यूज देखो आपकी अलग अलग हो सकती है, ओके, तो उसको हम देखेंगे अभी। अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, ओके, सो अ पर्सन हैविंग वैल्यूज सेट एज स्टैंडर्ड और for guiding her or his action is in the life and also for judging others. So सबके वैल्यूज सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आपके अंदर कुछ वैल्यूज आपने रिस्पेक्ट को लेके, आपके अंदर कितनी वैल्यूज है तो उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पेक्ट सामने करते हैं, इंटीग्रिटी कितनी है ना, सेफ्टी मेजर या कोलैबोरेशन आप कितनी कोलैबोरेटिव हैं, सो ये सभी क्या है, एक्सीलेंस, राइट, या सर लाइक कॉम्प्लेक्स फोकस, तो ये सभी बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक वैल्यू सिस्टम है जो हमें क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी आपकी चीजें हैं यहाँ पर। सो इन वैल्यूज असेसमेंट वी ट्राई टू डिटरमाइन द डोमिनेंट वैल्यूज ऑफ द पर्सन, तो हम पर्सन की डोमिनेंट वैल्यूज को देखने की कोशिश करते हैं, या उसका जो भी वैल्यूज ने सेट कर रखा उसके अकॉर्डिंग, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक, तो हम उस चीज को अलग से समझते हैं कि पर्सन कैसा है। ओके, लाइक अगर वो डोमिनेंट है तो वो डोमिनेंट में कैसा है, पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, सोशल है या इकोनॉमिकल है। सो किस तरह से डोमिनेंट है, तो ये उसके अलग अलग एस्पेक्ट फर्दर बन जाते हैं।
Okay, so now we have this to the assessment method. So again, this is the final heading of this today's class. So several methods are used for the psychological assessment. You have learned about the sum of these methods is in the class 11th. Let us recall the key features. So यहाँ पर कुछ हम key features बारे में बात करेंगे assessment methods को लेकर के. सबसे पहला यहाँ पर आपका है psychological test. Okay, psychological test basically क्या होता है is an objective and standardized measure of an individual's mental and और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक. ओके, साइकोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है जो स्टैंडर्डाइज किया जाता है मेजर करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल के मेंटल या उसका बिहेवियरल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको लेकर के. ओके, बिहेवियर वाइज मेंटली वो कैसे बिहेव करेगा इंडिविजुअल लेवल पे. ओके, सो ऑब्जेक्टिव टेस्ट have been developed to measure all the dimensions of the psychological attributes. और इसके लिए बेसिकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाया गया और जिसका बेसिक पर्पस है कि उसके सभी डायमेंशन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को उसके सभी डायमेंशन अच्छे से समझा सके. एंड दैट इज हियर इंटेलिजेंस लेवल उसका एप्टीट्यूड, दैट्स बेसिकली द काइंड ऑफ एबिलिटी शी और ही हैव. ओके, etc describe above, that's we have studied is in the above heading. Okay, so these tests are widely used for purpose of clinical diagnosis, guidance, personal selection and the placement and the training के पर्पस के लिए हम इसका यूज करते हैं. Okay, so besides objective tests, psychologists have also developed certain projective tests, right? So psychologist ने क्या किया, objective test के अलावा कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट भी डेवलप किया है स्पेशली फॉर द असेसमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटी को असेस करने के लिए होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंटली है. और लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स. ओके, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट दैट्स वी कॉल द इंटरव्यू. तो सेकंड आपका मेथड है असेस करने का. तो आपने फर्स्ट देखा यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट, सेकंड आपका है इंटरव्यू. सो आपने सुना है इंटरव्यूज बेसिकली हर जगह लिया जाता है, चाहे आप स्कूल में एडमिशन लेने जाए या कॉलेज में लेने जाए या जो है जॉब्स के लिए जाएं या कहीं भी आप नॉर्मल अगर आपकी किसी से मीटिंग होती है तब भी एक तरह से आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू तो बनते ही है वहां पर, राइट? जैसे हमने इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तो हमने भी इस चैप्टर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, राइट? सो सेम उसी तरह से इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू इन्वॉल्व्स सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पर्सन लाइक ऑन वन टू वन बेसिस. ओके, सो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, 1 to 1 बेसिस. बेसिकली क्या होता है, एक मतलब इंफॉर्मेशन को दिया जाता है. जैसे मान लेते हैं आप अगर आप किसी कंपनी के लिए जाते हैं, अगर आपने जॉब सिलेक्शन के लिए, तो आपका वहां पर 1 to 1 पर्सन में आपका क्या होगा, आपसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी. ओके, आपके बारे में, आपके बेसिक जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, आपकी पर्सनालिटी आपकी किस तरह से है, आप डोमिनेंट है या रिसेसिव हैं, आप एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, राइट? सो वो सभी को उस चीज में वहां पर मेन उसका जो कंसेप्ट होता है ऑब्जर्व करने का. ओके, सो यू मे सी इट बीइंग यूज्ड व्हेन अ काउंसलर इंटरेक्ट. आपने अगर कभी किसी काउंसलर से अगर आप विजिट करते हैं या उससे आपने कभी मीटिंग किया होगा, सो आप उसके पास जाने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि किस तरह से इंटरव्यूज बेसिकली किया जाता है विद द क्लाइंट. ओके, सेल्स पर्सन, जिस तरह से कोई सेल्स पर्सन मेक अ डोर टू डोर सर्वे रिगार्डिंग द यूजफुलनेस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट? जो सेल्स पर्सन होते हैं वो भी बेसिकली कुछ इसी तरह से करते हैं. वो आपके बारे में कुछ जानेंगे और उसके बाद अपने बारे में कुछ बताएंगे, लाइक दैट. ओके, सो एन एम्प्लॉयर सेलेक्ट एम्प्लॉयज. कोई भी एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉयज को, जो मैंने एग्जांपल दिया अभी, सिलेक्ट करता है तो सेम ऑन द सेम बेस ऑफ द इंटरव्यू. ओके, और जर्नलिस्ट इंटरव्यूज इंपॉर्टेंट पीपल ऑन इशूज ऑफ द नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को लेकर के. Okay, so students, now we have the case study. Okay, so that's again very important. So case study is in-depth study of the individuals as in the terms of her or his psychological attribute. जब हम लोग किसी पर्सन की केस स्टडी करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर अगर हम लोग केस स्टडी करें, तो इसका मतलब हम लोग उनसे इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, जस्ट उनके साथ हम लोग इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू डू द इन-डेप्थ स्टडी अबाउट of all his psychological attributes. Okay, so that's we call the case study, right? So psychological history, उसके अंदर हम लोग सब कुछ जानने का एफर्ट करेंगे, उनकी psychological history कैसी है. Okay, is in the context of her or his psychological and physical environment, each and everything. Okay, so case studies are widely used by clinical psychologists. Okay, case analysis of the lives of a great people can also be highly illuminating for those willing to learn from their life experiences. Okay, so case studies की जाती है. जैसे अगर हम बिल गेट्स के बारे में बात करें,
मार्क जुकरबर्ग के बारे में बात करें, ओके, सो इसी तरह के जो हाई जो सेलिब्रिटीज हैं, जो पर्सनालिटी है, जो बहुत ही वेल सक्सेसफुल जो पर्सनालिटीज हैं, हम लोग उन पे क्या करते हैं, केस स्टडीज करते हैं। हम लोग जो टेररिस्ट होते हैं उनके ऊपर भी केस स्टडीज करते हैं कि बेसिकली वो एक सर्टेन एरियाज में जब जाते हैं तो क्यों जाते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। Okay, so case studies are based on the data generated by different methods, example, interview, observation, questionnaire, psychological test, etc. etc. So case जो studies होती है basically इसको हम लोग prepare करते हैं interview लेकर के, observation कर करके, questionnaire बना करके, psychological testing करके, जो आपने 11th क्लास में कुछ पढ़ा है इसके बारे में, so उसके basis हम लोग क्या करते हैं, case studies करते हैं students, right? Now we have the next one that's we call the observation. So again that's very important. So observation का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि just observe करना। इससे मान लेते हैं आप जाओ अपनी क्लास के अंदर बैठो और खाली बैठ के ऑब्जर्व करो, या अपनी क्लास में न जाकर किसी अदर क्लास में जाइए और वहां जाके बैठ के ऑब्जर्व किए, तो आपको अलग अलग जो वहां पर स्टूडेंट्स है उनका बिहेवियर पैटर्न आपको अलग अलग तरह से दिखाई देगा, राइट। उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है, उनकी जो जो बेसिकली साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है आपको दिखेगी। सो इसके अंदर बेसिकली इन्वॉल्व करता है एम्प्लॉइंग द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स टू रिकॉर्ड बिहेवियरल फेनोमेना अकरिंग नेचुरली, जो अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है, राइट। ओके, सो एट डिफरेंट like real time में, okay, certain phenomena such as a mother child interaction can be easily studied, okay, through observation। जैसे अगर मम्मी और बच्चे का जो एक इंटरेक्शन होता है उसको देखा जाए तो वो दिखता है, राइट। आप किसी भी मम्मी या किसी भी उसके बच्चों से जब देखोगे उसको, तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन होगी वहां पर आप स्टडी कर पाओगे कि एक मदरहुड जो दिखता है, राइट। सो दैट्स वेरी इजी टू ऑब्जर्व, ओके, सो आपको देख के समझ में आ जाएगा। So the major problems with the observational methods are the observer has little control over the situations, and the reports may suffer from the subjective interpretation of the observer. So ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली ये डिपेंड करता है कई बार कि सिचुएशंस के ऊपर। जैसे मान लेते हैं कि पेरेंट्स हैं, है ना, आप उनके साथ घर में थोड़ा अलग बिहेव करोगे, लेकिन जब बाहर जाओगे तो क्या करोगे, आप थोड़ा अलग बिहेव करोगे, राइट। सो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि सिचुएशंस भी डिपेंड करती है, सिचुएशंस भी डिपेंड करती है, लेकिन जब हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उस टाइम बेसिकली हम विदाउट नोइंग, मतलब पता नहीं होता कि सामने वाले को उसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे हम लोग बेसिकली ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। सो दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट्स लास्ट वन, सेल्फ रिपोर्ट। Okay, so what is called the self report here? So we also have to prepare our self report. Okay, so that's very important. Self report is a method in which a person provides factual information about herself or himself, and or opinions, beliefs, etc etc. ओके, सेल्फ रिपोर्ट का मतलब आप अपने बारे में कैसे रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो, अपने बारे में फैक्चुअली आप इंफॉर्म करते हो, बताते हो, इंफॉर्मेशन देते हो। ओके, एंड ही और शी होल्ड्स सच इंफॉर्मेशन मे बी ऑब्टेन बाय यूजिंग एन इंटरव्यू, और ऐसे जो इंफॉर्मेशन होते हैं आप इंटरव्यू के थ्रू दे सकते हैं शेड्यूल करके, और क्वेश्चनर के बेसिस पे या साइकोलॉजिकल टेस्ट के बेसिस पे आप ऐसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, राइट। पर्सनल डायरी भी आपकी अगर पढ़ी जाए या अगर आप डायरी लिखते हैं, सो उसके बेसिस पे आपकी सेल्फ रिपोर्ट हमें पता लग सकती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप इज इन दिस टुडेज क्लास यू एंजॉयड दिस सेशन, एंड आई होप दिस ऑल लाइक पॉइंट्स बीन वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। सो आपसे मैं कहूंगा आप इनको एक बार अच्छे से फोकस कीजिए, और सेम आपके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर सेल्फ लाइक growth, for your self understanding of this chapter, that's the psychology class 12th. Okay, so that's all about this today's class, students. So thank you so much. We'll be meeting is in the next session very soon. Till then, take care and thank you so much.